हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने स्टूडियो प्लेटफॉर्म पे फॉर बेसिक पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने केबीसी फॉर्मेट में क्यों चल रही है, और ये है आपका एक स्पेशल, बहुत ही स्पेशल वाला एपिसोड, जो कि है रिपब्लिक डे स्पेशल। वैसे तो इस चैनल पे आपके लिए बहुत सारे ऐसे क्विज हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे ट्विस्टर एपिसोड लाने ज़रूरी होते हैं जो कि आपके टेस्ट को भी चेंज करते हैं। साथ ही साथ उसमें से कुछ आपको आपके एग्ज़ाम के साथ साथ नॉलेज पर्पज से भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, तो हमेशा की तरह ईमानदारी के साथ इस क्विज को करेंगे, पर्यावरण परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते जाएंगे, ताकि अपने को भी थोड़ी बहुत जो है मोटिवेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। और 26 जनवरी जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। हमारे दो जो राष्ट्रीय पर्व हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी, उसमें से एक होता है दोस्तों। तो इससे जुड़े हुए सारे सवाल, सारे फैक्ट आपके लिए इस चैनल पे आपके लिए आएंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा कौन उठाता है, कौन फहराता है? इनफैक्ट हु रेज या अनफ्लेयर द तिरंगा फ्लैग ऑन रिपब्लिक डे? जल्दी जल्दी करते जाएंगे। आपके ऑप्शन क्वेश्चन है कि जो 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, उस दिन तिरंगा झंडा को फहराने की जिम्मेदारी किनकी होती है? आपको ये बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, या गेस्ट ऑन ऑनर यानी जो मुख्य अतिथि आते हैं वो। इन चारों में से वो कौन से गणमान्य व्यक्ति हैं, मेन पर्सन है, जिनका दायित्व होता है या जिनका ये पावर होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो झंडे को फहराएंगे 26 जनवरी को? जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और जय श्री राम के साथ क्वेश्चन को शुरू किया जाएगा। चलिए, आपका सही जवाब गेस्ट ऑफ ऑनर नहीं है दोस्तों। गेस्ट ऑफ ऑनर को हम लोग ये मौका नहीं देते। ये सही जवाब है आपका प्रेसिडेंट। जो राष्ट्रपति है वो है आपके 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पे झंडे को अनफ्लेयर करते हैं, सलामी देते हैं। साथ ही साथ जो 15 अगस्त है, उस दिन जो है प्रधानमंत्री झंडा तोलन करते हैं। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी को राष्ट्रपति और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा तोलन का काम किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला सवाल बहुत ही अच्छा एक रहेगा सेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही जानकारी से भरा रहेगा। गणतंत्र दिवस परेड किस पथ पे की जाती है? आपको पता है, हर दिन, हर साल जब आपकी 26 जनवरी का जो कार्यक्रम होता है, समारोह होता है, उस दिन हमारी सेना अपना जो है शौर्य प्रदर्शन करती है। मिसाइल्स, अलग अलग टुकड़ियां यहाँ पर पैदल मार्च, सैल्यूट करती हैं। जो आपके म्यूजिकल बैंड हैं वो यहाँ परफॉर्म होते हैं, राज्यों की झांकियाँ निकलती है। तो एक बहुत ही मनोरम दृश्य होता है। लगभग 77,000 से ज़्यादा जो लोग हैं यहाँ पर उस चीज़ को, मतलब बिल्कुल लाइव वहाँ पर प्रेजेंट होकर देखते हैं। बाकी तो करोड़ों दर्शक हमारे आपके जैसे टीवी पे तो देखते ही हैं। तो आपको बताना है कि गणतंत्र दिवस की जो परेड है, ये कहाँ पे आपकी की जाती है, किस रास्ते पे? आपके ऑप्शन है कर्तव्य पथ, लोक पथ, राम पथ या माया पथ। इन चारों में वो कौन सा पथ है जो आपका गणतंत्र दिवस परेड का साक्षी बनता है? ठीक है, जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और चैनल को, वीडियो को, लिंक को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब शेयर करते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए, आपका सही जवाब होगा दोस्तों, यह है आपका कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ, जिसको पहले राजपथ या किंग्स पे भी बोलते थे, जो कि आपका पहले अंग्रेजों के समय में जो गवर्नर जनरल हैं उनका घर हुआ करता था, उनका निवास स्थान हुआ करता था। और वर्तमान समय में आप देखोगे तो आपके जो राष्ट्रपति हैं उनका निवास स्थान है ये रायसीना हिल्स। तो इंडिया गेट यानी जो अमर जवान ज्योति है, वहाँ से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक का जो रास्ता है, ये आपका पहले कहलाता था राजपथ, किंग्स वे, और आज के समय में ये कहलाता है किंग, आपका कर्तव्य पथ। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने सब चीज़ का नाम बदलना, मतलब कसम खा ली है दोस्तों कि हर चीज़ का एक अच्छा नाम रखेंगे। तो जो पहले राजपथ था उसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। और आपका अगला सवाल है, जय श्री राम के नाम से फिर से राष्ट्रगान जो है किस रेजिमेंट की सलामी के साथ शुरू होती है? आपको ये तो पता है कि 26 जनवरी को झंडा तोलन का काम राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा किया जाता है, लेकिन आप अगर आप देखोगे ध्यान से इस चीज़ को, जब ये समारोह होता है तो झंडे के ठीक सामने एक तरफ राष्ट्रपति होती है और गणमान्य व्यक्ति, दूसरी तरफ सेना की एक टुकड़ी होती है।
जो झंडे को सामने से सलामी देती है, और इसी के सलामी के साथ ही झंडा जो है अनफ्लेयर होता है, और साथ ही साथ आपके राष्ट्रगान बजना शुरू होते हैं, और इसके साथ ही साथ 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ की है, जो 21 तोपों से जो गोले फायर किए जाते हैं, इनकी टाइमिंग और राष्ट्रगान की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट होती है। यानी ये 21 गोले वही 52 सेकंड में ख़त्म होते हैं जिस समय में आपके राष्ट्रगान जो है ख़त्म होते हैं। तो आपको बताना किस रेजिमेंट की सलामी के साथ शुरू होता है। आपके ऑप्शन है एयरफोर्स फ्लाई पास, यानी एयरफोर्स की सेना की टुकड़ी जो कि कर्तव्य पथ से गुजरती है, तब ये शुरू होता है। द कैवेलियर बॉडीगार्ड रेजिमेंट, यानी राष्ट्रपति के जो घुड़सवार बॉडीगार्ड होते हैं, अंगरक्षक होते हैं, उनकी सलामी के साथ शुरू होता है। द पैरा ट्रूपर्स रेजिमेंट, जो आपकी आसमानी कर्तव्य दिखलाने वाले आपके जो पैरा ट्रूपर्स हैं, क्या उनके कर्तव्य के साथ शुरू होता है, या फिर वुमेन म्यूजिकल ग्रुप, यानी महिलाओं के जो समूह हैं, जो ग्रुप हैं, जो यहाँ पर म्यूजिक परफॉर्म करती है, उसके साथ इस समारोह की या नेशनल एंथम की शुरुआत होती है। चलिए जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देते जाएंगे, और अपने प्यार, अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया वो भी साथ ही साथ दर्ज करते जाएंगे, अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, और साथ ही साथ अपने प्रियजनों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करते जाएंगे। ठीक है, तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों, यह है आपका द कैवेलियर बॉडीगार्ड रेजिमेंट। आपको पता है कि जो आपकी दुनिया की इकलौती ऐसी राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष या महारानी आप बोल लो, यानी देश का सर्वोच्च नेता, सर्वोच्च पद, जिसके पास आज भी आपके घुड़सवार अंगरक्षक हैं, बॉडीगार्ड हैं। इंडिया के राष्ट्रपति के अलावा किसी भी देश के पास, किसी भी देश के राष्ट्रपति के पास या महारानी के पास आपके घुड़सवार अंगरक्षक नहीं है। ये याद रखिएगा, इकलौता ऐसा ये कैवेलियर रेजिमेंट है आपकी इंडियन आर्मी का, जो कि महामहिम को, राष्ट्रपति को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट है, जो आपकी 1773 से आपकी बनी हुई है। इनफैक्ट अगर आपने मूवी देखी होगी RRR, तो RRR में जो आप बिल्डिंग का प्रतीक देख रहे हो, जो गवर्नर हाउस था उसमें, वही आज के समय में आपका राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, और एयरफोर्स की फ्लाई पास सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग मानी जाती है, क्योंकि इसमें सेना के हेलीकॉप्टर और अलग अलग जो आपके विमान हैं, लड़ाकू विमान, डोर्नियर विमान, आपके टोही विमान, तो इस तरह के तरह तरह के विमान अपने कर्तव्य दिखलाते हैं। बिल्कुल, मतलब आप समझ सकते हो कि ब्रेथ टेकिंग, कि 2500, 2600, 3000 किलोमीटर के स्पीड से आपकी इस कुहासे भरी आकाश में एक कर्तव्य दिखाना बहुत ही आपका एक रोमांचक दृश्य होता है दोस्तों। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका कैवेलियर बॉडीगार्ड रेजिमेंट, जो आपकी महामहिम की अंगरक्षक होती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जय श्री राम के नाम से, और यह है आपका गणतंत्र दिवस के अवसर पर मार्चिंग परेड किस वर्ष शुरू हुई। यानी बोला जाता है कि जो जब आप गणतंत्र दिवस में देखते हो कि सेना के अलग अलग टुकड़ियां यहाँ पर मार्च करती है, तो ये जो मार्चिंग परेड है ये किस वर्ष शुरू हुई है, कब पहली बार परेड को शामिल किया गया गणतंत्र दिवस के समारोह में, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है 1955, 1950, 1971 या 1998। इन चारों में वो कौन सा वर्ष है जब पहली बार परेड को, मार्चिंग परेड को आपके गणतंत्र दिवस के समारोह में शामिल किया गया है? 1955, 1950, 71, 98। चलिए समय को मैं समाप्त कर रहा हूँ, और जल्दी जल्दी से इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपके सही जवाब जो होंगे वो है आपका 1955, यानी 1950 में 26 जनवरी 1950 को ये पहली बार लागू जरूर हुआ था, लेकिन 50 से लेकर के 54 तक आपके गणतंत्र दिवस के समारोह पर किसी तरह का कोई सेना का या किसी और का मार्चिंग परेड शामिल नहीं था, क्योंकि उस समय ये जो परेड है, ये जो समारोह है, आपके कर्तव्य पथ पे नहीं होता था, उस समय वो कहीं और किया जाता था। तो 1955 में जब पहली बार आपका कर्तव्य पथ पे ये परेड शुरू हुआ, जो पहले राजपथ कहलाता था, तो उस समय आपका मार्चिंग परेड को इसमें शामिल किया गया। और इस बार जब 1955 में इस परेड को शामिल किया गया, तो हमने अपने मुख्य अतिथि के रूप में अपने सबसे प्रिय दोस्त को बुलाया था, पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जो गवर्नर जनरल थे गुलाम मोहम्मद साहब, उनको हमने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। तो कल वाले में हमने बताया था कि पहली बार कौन आए थे, आज आपको पता है कि जब परेड स्टार्ट हुआ तब आपके कौन आए थे। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो 75वां गणतंत्र दिवस है 2024 का, इसकी सोशल थीम क्या थी, इसकी मुख्य थीम क्या थी? नारी शक्ति, आदि आबादी, पढ़े भारत, पराक्रम शक्ति।
जल्दी से आप अपने जवाब देंगे। 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे आपका मुख्य थीम क्या था? नारी शक्ति, आदि आबादी, पढ़े भारत, पराक्रम शक्ति। सामाजिक थीम की बात हो रही है दोस्तों, अलग अलग तरह के थीम यूज किए जाते हैं, तो सामाजिक थीम कौन सा था? नारी शक्ति, आदि आबादी, पढ़े भारत, पराक्रम शक्ति। जल्दी से समय को समाप्त कर रहा हूँ और आपका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका नारी शक्ति। नारी शक्ति याद रखिएगा। तो आधी आबादी यानी जो आपकी इसमें एक स्लोगन भी था कि नारी तो दुर्गा है करके, ऐसा एक संगीत भी लाया गया था। और इसी अवसर पे आप देखोगे कि प्रधानमंत्री का जो कार्यालय है उसकी तरफ से पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, शिक्षक हो, सफाई कर्मचारी हो या सेना से जुड़ी हुई हो, यानी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को 13,000 महिलाओं को स्पेशली आमंत्रित किया गया था इस अवसर पे। तो याद रखिएगा नारी शक्ति, अलग अलग क्षेत्र से और अलग अलग आपकी वेशभूषा के साथ। चलिए, ये एक आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। आपने शायद पहली बार इस सवाल को यहाँ पर आप कर रहे होंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पे ना पहले एक गाना बजाया जाता था, पहले, जी हाँ। अब इस गाने को बंद करके इसके जगह पे ऐ मेरे वतन के लोगों को बजाना शुरू कर दिया गया है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो बताना है कि आपको कि जो पहले ये गाना बजता था गणतंत्र दिवस के अवसर पे हमेशा बजाया जाने वाला ये जो गाना है, जो कि महात्मा गांधी को अति प्रिय था, बहुत ज़्यादा उनको ये सॉन्ग पसंद था, ठीक है। तो आपको इस सॉन्ग की पहचान करनी है कि वह कौन सा सॉन्ग है, इसका टाइटल क्या था, वह कौन सा गाना था जो महात्मा गांधी को अति प्रिय था, जिसको प्रति वर्ष पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर बजाया जाता था। अलाइव इट ऑल, एवॉइड विद मी, रघुपति के राघव राजा राम या राम सिया राम। इन चारों में वह कौन सा संगीत है जो महात्मा गांधी को अति प्रिय था, जिसको गणतंत्र दिवस पे बजाया जाता था? ठीक है, बहुत ही एक अच्छा संगीत है दोस्तों, और ये मतलब मनमोहक संगीत है। इनफैक्ट मैंने भी कई बार सुना है, बहुत अच्छा लगता है ये। तो आपको जल्दी से बताना है कि महात्मा गांधी का वो प्रिय संगीत जो पहले बजाया जाता था, अभी इस संगीत को ऐ मेरे वतन के लोगों के साथ रिप्लेस कर दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड विद मी। अवॉइड विद मी वो सॉन्ग है जो आपका महात्मा गांधी का प्रिय संगीत था, जिसको आपका बजाया जाता था। तो थोड़ी सी आप इस सॉन्ग को भी सुने, 1 मिनट बिल्कुल ध्यान से। तो चलिए मैं आपके लिए इस सॉन्ग को प्ले कर रहा हूँ, थोड़ी सी इसकी आप सुनेंगे। Abide with me, fast falls the eventide. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helper fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. बहुत ही एक अच्छा संगीत है दोस्तों। तो आप YouTube पे इस सॉन्ग को सर्च करके सुन सकते हैं, बहुत ही प्यारा संगीत है ये, बहुत ही मार्मिक संगीत है। मैंने स्कूल टाइम पे इनफैक्ट इस पे एक परफॉर्म भी किया था, बट आंख में आंसू आ गए थे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपका अगला सवाल रहा दोस्तों ये, सशस्त्र बल जो यहाँ पर 26 जनवरी के परेड में भाग लेते हैं, मार्च करते हैं, पूरा सुरक्षा का जिम्मा उठाते हैं, तो ये अपने सर्वोच्च कमांडर यानी राष्ट्रपति जो इनके सर्वोच्च कमांडर होते हैं, तो जब गणतंत्र दिवस की ये सारा समारोह समाप्त हो जाता है, तो राष्ट्रपति जो इनके सुप्रीम कमांडर हैं, इनको वापस अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने रेजिमेंट में, अपने अपनी ड्यूटी पे वापस भेजते हैं, और उसके लिए एक समारोह का आयोजन किया जाता है। तो समारोह को क्या कहा जाता है, किस नाम से बुलाया जाता है, जो प्रति वर्ष आपके 29 जनवरी की संध्या शाम के 5 बजे आपका शुरू होता है। कभी भी अगर आपकी 26 जनवरी की परेड या खत्म हो छूट जाए, तो आप 29 जनवरी के इस परेड को जरूर देखें, शाम के 5 बजे बिल्कुल, मतलब आपको दुधिया रोशनी में नहाया हुआ पूरा वो कर्तव्य पथ, बहुत ही आपको एक आकर्षक समारोह दिखेगा। तो फिलहाल आपको बताना है कि सशस्त्र बलों को जब इन फोर्सेज को जब वापस इनके रेजिमेंट, इनकी ड्यूटी पे राष्ट्रपति के द्वारा भेजा जाता है, तो उस समारोह का नाम क्या है? बिलीव इन यू,
यानी इन सेना में विश्वास, बीटिंग रिट्रीट, पावर स्वाइड, सैल्यूट द सोल्जर। इन चारों में वह कौन सा समारोह है जिसको आयोजित किया जाता है प्रति वर्ष 29 जनवरी को, जब सेना को उनके सर्वोच्च कमांडर आपकी जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा सलामी देते हुए वापस उनके कर्तव्य पे भेजा जाता है। चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आएंगे। एग्जाम पर्पज से कुछ कुछ जरूरी सवाल जरूर आएंगे, लेकिन ये एग्जाम से ज़्यादा आपके नॉलेज और आपके इंटरेस्ट के लिए आवश्यक है। तो सही जवाब होगा दोस्तों आपका बीटिंग रिट्रीट। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इसको बोलते हैं, जो प्रति वर्ष आपका 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और आपका अगला सवाल बहुत ही यूनिक और ये आपके एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट है। बोला जा रहा है कि इस वर्ष 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे 1900 अलग अलग जो है साड़ियाँ हैं उनका प्रदर्शन किया गया, उनको लकड़ी के बोर्ड पे फ्रेम पे सजाया गया था। अगर आप ने उस झांकी को, उस परेड को देखा होगा, कर्तव्य पथ को, तो 1900 साड़ियाँ जो अलग अलग धागों से बनी हुई थी, अलग अलग क्षेत्रों की थी, अलग अलग डिजाइन की थी, तो इनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, जो कि पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से मंगवाई गई थी। तो इनका नाम क्या दिया गया था? इन 1900 साड़ियों का जो एक खूबसूरत सा प्रदर्शनी था उसका नाम क्या दिया गया था? आपको ऑप्शन है अनंत सूत, अक्षय सूत, सूत मतलब धागा होता है दोस्तों, तो अनंत सूत, अक्षय सूत, अभय सूत या निर्भय सूत। इसमें से वह कौन सा आपका सही जवाब है जो इन 1900 से ज़्यादा जो साड़ियाँ यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं, पहली बार दोस्तों साड़ियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया ताकि हमारे कर्तव्य को, हमारी माँ की ममता को, जो माँ जो नारी हर क्षेत्र, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से से बिलोंग करती हो, साड़ी उनकी एक प्रमुख वेशभूषा के रूप में यहाँ पर उभरती है, तो उसी को यहाँ पर दिखाया गया है। तो आपको बताना है कि ये जो 1900 साड़ियों का जो प्रदर्शनी है उसको किस नाम से जाना जाता है? अनंत सूत, अक्षय सूत, अभय सूत या निर्भय सूत। आपका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर वो है अनंत सूत। अनंत सूत यानी कभी नहीं अंत होने वाला सूत, कभी नहीं खत्म होने वाला धागा, क्योंकि जो माँ की ममता है दोस्तों, चाहे किसी भी क्षेत्र की हो, भारत की जो 1900 अलग अलग जो साड़ियाँ लाई गई, तो उसके किसी भी क्षेत्र से जो आपका बिलोंग करती हों, जो महिलाएं हैं, जो माँ है, उनकी ममता कभी भी खत्म नहीं होती। इस कारण से इस प्रदर्शनी का नाम ही रखा गया अनंत सूत, यानी कभी ना खत्म होने वाले धागे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपका, और वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट 75th रिपब्लिक डे। इनमें से कौन सा वो ऑप्शन है जो 75वें गणतंत्र दिवस के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी रेज द फ्लैग फॉर 11th टाइम, यानी इस बार 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने 11वीं बार झंडा तोलन का काम किया है। दूसरा ऑप्शन है कि देयर आर सेवरल टैब्ल्यू वेरियस फ्रॉम वेरियस स्टेट यूटी एंड मिनिस्ट्री, यहाँ यानी कि यहाँ पर कई राज्यों, मंत्रालय या केंद्रशासित प्रदेश की अलग अलग झांकियों को प्रदर्शित किया गया। फिर बोला जा रहा है कि पहली बार फर्स्ट टाइम 102 यानी 102 महिलाओं के द्वारा यहाँ पर एक संगीत प्रदर्शित किया गया, एक संगीत बजाया गया, जिसमें जो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं, जो पहले के टाइम में जो परंपरागत सितार वाद्य यंत्र या जो भी जैसे नागदस्कम जैसे जो आपका, या शंख हो गया, जो आपका बिंगुल हो गया, इस तरह के जो म्यूजिकल यंत्र हैं उसका इस्तेमाल आपका किया जाता गया है पहली बार। तो आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी ने पहली बार यहाँ पर 11वीं बार झंडा तोलन किया। कई राज्यों के यहाँ पर झांकियाँ दिखाई गई, कई राज्यों और मंत्रालयों की। पहली बार 102 महिलाओं के समूह ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर म्यूजिक बजाया, संगीत प्रदर्शित किया, और फ्रेंच मार्चिंग रेजिमेंट यानी फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, तो उनके साथ साथ उनकी सेना की एक टुकड़ी ने भी यहाँ पर कर्तव्य पथ पे मार्च किया। इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो गलत है? जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, और चलते हैं जवाब की ओर। सही जवाब है दोस्तों आपका नरेंद्र मोदी रेज द फ्लैग ऑफ फॉर 11th टाइम। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा ये ट्रिकी ऑप्शन था, आपको इजी गेस कर लेना चाहिए, क्योंकि जो 75वां गणतंत्र दिवस है, गणतंत्र दिवस पे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के द्वारा झंडा तोलन का काम किया जाता है, इसलिए यहाँ पर पहली बात तो आपकी नरेंद्र मोदी ना होकर के आपकी महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्रौपदी मुर्मू जो है उन्होंने झंडा तोलन का काम किया है।
और द्रौपदी मुर्मू को आपका राष्ट्रपति बने हुए 11 साल नहीं हुआ दोस्तों। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जल्दी-जल्दी इस सेशन को खत्म करेंगे। अब देखिए, अब इम्पोर्टेंट सवाल आपके एग्जाम पर्पज से आने शुरू हो चुके हैं। पहले के 2 सवाल भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद देखिए बोल रहा है कि विच स्टेट टैब्ल्यू वोन द फर्स्ट प्राइज फॉर 75th रिपब्लिक डे। 75वें गणतंत्र दिवस पे जो अलग अलग राज्यों की झांकियां दिखाई गई, तो उन झांकियों में किस राज्य की जो झांकी थी उसको आपका प्रथम अवार्ड, फर्स्ट अवार्ड दिया गया दोस्तों। किस राज्य की झांकी ने पहला प्राइज जीता है, पहली अवार्ड जीती है? आपके ऑप्शन है गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय। इन चारों में वह कौन सी राज्य की झांकी थी जिसने प्रथम सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है प्राप्त किया राज्य की कैटेगरी में? याद रखिएगा, मंत्रालय की कैटेगरी में अलग होता है। तो कौन सा राज्य था जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है? आपको सही जवाब देना है। और चलिए आंसर की ओर चलते हैं और आपका सही जवाब है यहाँ पर उड़ीसा। उड़ीसा वो राज्य है दोस्तों जिस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, और इस राज्य की जो झांकी का थीम था वो था वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत, यानी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। ये आपका इसकी थीम थी, तो वो भी याद रखेंगे। गुजरात को मिला था आपका सेकंड प्राइज, जो कि आपकी बॉर्डर टूरिज्म, जो आपका सीमा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। और थर्ड नंबर पे आपका तमिलनाडु को दिया गया था, जिसके थीम को मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेरेमनी वेयर सेलिब्रेटेड एट। आपको ये तो पता है कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और भारत पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया, लेकिन आपको ये बताना है कि जो पहला गणतंत्र दिवस है वो कहाँ मनाया गया था। राजपथ, यानी जो आज के समय में कर्तव्य पथ है, उस पे इरविन एम्फी थिएटर, जो आज के समय में आपका, जो उस समय इरविन एम्फी थिएटर कहलाता था और आज के समय में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, क्या वहां पे बनाया गया? राष्ट्रपति भवन, क्या राष्ट्रपति भवन में ये सेलिब्रेशन की गई थी? या वार मेमोरियल, जो आपका युद्ध संग्रहालय जो आपका है, जिसमें हमारे शहीद हुए जवानों का वहां पर एक नेम प्लेट प्रतिमा है, वहां पे? इन चारों में वो कौन सा जगह था जहां पर पहली बार आपके रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस समारोह को आयोजित किया गया? राजपथ, यानी जो कर्तव्य पथ है, इरविन एम्पी थिएटर, यानी जो आपका आज के समय में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, राष्ट्रपति भवन, जो आपका आज के समय में राष्ट्रपति का निवास स्थान है, या वार मेमोरियल, जो कि आपका युद्ध स्मारक है? जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। साथ ही साथ सेशन को लाइक शेयर करते चलेंगे, दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएंगे। और आपका सही जवाब है दोस्तों, यह है आपका इरविन एम्पी थिएटर। उस समय आपका, मैंने पहले ही बोला कि 1955 से आपके कर्तव्य पथ पे यानी राजपथ पे आपकी परेड शुरू हुई और सेलिब्रेशन शुरू हुआ। उससे पहले जो है 50, 51, 52, 53, 54, यानी ये जो 5 साल है, इस 5 साल में आयोजन जो है आपका इरविन एम्पी थिएटर, जो आज के समय में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, वहां पर किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपके इंडिया गेट के पास में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं कि द रिकॉर्ड ऑफ अनफ्लेयरिंग नेशनल फ्लैग फॉर द मैक्सिमम टाइम इज विद द। आपको ये सवाल मैं समझा दूं कि जैसे मैंने बोला कि हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा झंडा फहराया जाता है और हर 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराता है, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को सम्मिलित रूप से वह कौन से व्यक्ति हैं जिसने सबसे ज़्यादा बार झंडा तोलन का रिकॉर्ड बनाया, यानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार झंडा फहराया है? चाहे वो राष्ट्रपति भी हो सकते हैं या प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। आपको बताना कि सबसे ज़्यादा बार झंडा तोलन किसने किया है। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी। इन चारों में वो कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा बार झंडा तोलन कर चुके हैं? जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, आपके नरेंद्र मोदी या इंदिरा गांधी? जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। समय समाप्त हो गया दोस्तों, और आपका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जो कि 1947 से लेकर के 1962 तक आपके यहाँ पर शासन को देखते हैं और रिकॉर्ड 17 बार ये झंडा तोलन का काम करते हैं, तो याद रखिएगा। तो आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू, 17 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और शायद ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि हु वॉन द बेस्ट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट थीम अवार्ड। आपको अभी मैंने बोला कि राज्यों की झांकियों में अलग अवार्ड दिए जाते हैं और मिनिस्ट्री, जो आपकी केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं, उनकी झांकियों में अलग से अवार्ड दिए जाते हैं।
तो राज्य में तो उड़ीसा फर्स्ट आया था। अब आपको बताना कि किस मंत्रालय की जो झांकी थी उसको बेस्ट प्राइज दिया गया। आपका ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, CSR जो कि एक डिपार्टमेंट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि जो आपका वैज्ञानिक तथा जो औद्योगिक गतिविधियों, नया नए जो उद्योग है, नए नए जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ावा देने वाली जो संस्था है, डिपार्टमेंट है उसकी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो आपकी संस्कृति मंत्रालय है उसकी। इन चारों में कौन सा मंत्रालय या विभाग है जिसको बेस्ट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री का थीम दिया गया है? जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, CSIR या संस्कृति मंत्रालय। समय समाप्त हुआ दोस्तों और आपका सही जवाब होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो संस्कृति मंत्रालय है इसको बेस्ट थीम दिया गया है और इसका जो टैग लाइन था, टैग लाइन कभी कभी आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, और इसका टैग लाइन था इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी भारत जो सभी लोकतंत्र की जननी है, माँ है। क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही आप देखोगे तो वैशाली वाले क्षेत्रों में आपका लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईमा केथल्स, ईमा केथल एक मणिपुरी नाम है, ठीक है। तो ईमा केथल या इसको मदर मार्केट भी बोल सकते हो, मदर मार्केट ये एक थीम थी मणिपुर की झांकी की, ठीक है। तो आपको बताना कि जो मणिपुर की झांकी है जिसको ईमा केथल बोला जाता है ये किस पर आधारित है? ऑल वुमेन मार्केट यानी एक ऐसे मार्केट पे जिसका संचालन सारे के सारे स्टाफ जो है यहाँ पर महिलाएं हैं, जिसका संचालन पूरी तरह से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। दूसरा है अर्थ प्रोटेक्शन, जो आपकी धरती माँ है उसके संरक्षण को लेकर के, उसके बचाव को लेकर के यहाँ पर इस थीम को लाया गया। तीसरा है ट्रेडिशनल फेस्टिवल यानी मणिपुर की आपकी जो सांस्कृतिक त्यौहार है उस पर आधारित है ये थीम। या चौथा आपका इंटर ट्राइबल रिलेशन यानी जो यहाँ पर अभी आप देखोगे मणिपुर में आपकी झड़प भी हो चुकी थी आदिवासी जनजातियों के बीच में, तो उनके बीच एक अच्छा सौहार्द बना रहे, उनके बीच एक अच्छे संबंध बने, उस पर आधारित है। तो आपको बताना है ईमा कैथल जो कि मणिपुर की झांकी की थीम थी ये किस पर आधारित है? ऑल वुमेन मार्केट, एक ऐसा मार्केट जिसका संचालन महिलाओं के द्वारा होता है। अर्थ प्रोटेक्शन यानी भूमि का संरक्षण, ट्रेडिशनल फेस्टिवल सांस्कृतिक त्यौहार, और इंटर ट्राइबल रिलेशन यानी आपकी जो विभिन्न आपकी आदिवासी जनजातियां उनके बीच अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और आपका समय समाप्त हुआ दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑल वुमेन मार्केट। जो आपका ईमा कैथल है जिसको मदर मार्केट भी बोलते हैं, ये दुनिया की, भारत की नहीं, दुनिया की इकलौती ऐसी मार्केट है जिसका संचालन पूरी तरह से 100% महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ये आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ईमा कैथल मदर मार्केट, ऑल वुमेन मार्केट। चलिए ये है आपका आखिरी सवाल। विच स्टेट टैब्लो वाज कुदवलई एन एनिशियंट इलेक्शन सिस्टम? बोल रहा है कि एक राज्य की झांकी थी, किसी राज्य की झांकी थी जिस झांकी का थीम नाम था, जिसका मुख्य जो नाम था वो नाम है कुदवलई। कुदवलई ये नाम दिया गया था उस झांकी का जो कि आधारित है प्राचीन काल की चुनावी परंपरा पे। यानी उस ये कुदवलई एक ऐसा सिस्टम था, एक ऐसी प्रथा थी प्राचीन काल की जिसमें मिट्टी के घड़े में आपका एक कागज में नाम लिख करके डाल दिया जाता था जो भी इलेक्शन करना होता था। तो आप किसको चुन रहे हैं तो किसी को आप दिखाएं ना, ये गुप्त मतदान का एक तरह से एक तरीका था कि आप अपने वोट गुप्त रूप से उस मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के घड़े में रख देंगे और सारे कागज बिल्कुल एक तरह से होते थे, तो इसलिए ये पता नहीं चल पाता था कि किसने किसको वोट दिया, और इसी प्रथा का नाम था कुदबलई। तो आपको बताना है कि ये जो कुदबलई जो प्राचीन आपकी चुनाव प्रणाली थी ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला या तेलंगाना? ये आपका आखिरी सवाल है दोस्तों, जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे और सेशन को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करते जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे क्योंकि मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। चलिए इसका सही जवाब है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका जो संगम जो डायनेस्टी है उसके समय में इसका इस्तेमाल किया जाता था और मिट्टी के घड़े में आपकी चुनाव सिस्टम को संपन्न कराया जाता था। तो ये रहा आपका गणतंत्र डे स्पेशल, गणतंत्रता दिवस स्पेशल आपका जो सवाल था, और इसी के साथ सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप जो है इसको
लाइक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको आप अपने प्यार, अपने सुझाव, अपने विचार कमेंट सेक्शन में दर्ज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करते जाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।